गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों का अध्याय 9 पढ़ाई थी। क्या था? धातु और धातु कर्म, है ना। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं का रसायन, क्योंकि 11 भी आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको 11 पढ़ा रही हूँ। वाई बिकॉज ना क्या है, आपने धातु पढ़ा तो धातु से ही जो रिलेट रखने वाला वो क्या है? अधातु है। इसलिए हम पहले ये नॉन मेटल मतलब अधातुओं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखना, अधातु आवर्त सारणी में धातु एवं धातु कर्म अध्याय में हमने जाना कि अधिकतर तत्व क्या होते हैं? धातु होते हैं। यदि इनमें संख्या में अधातु इतने कम है कि उन्हें महत्व क्यों नहीं देते? आइए इसमें समझने के लिए प्रश्नों का विचार करें। तो ये सब मैं छोड़ देती हूँ, मैं आपको डायरेक्ट समझाती हूँ अपने शब्दों में कि जो हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, आवर्त सारणी याद है ना, ऐसा डिब्बा वाला, ये देखो, है कि नहीं। तो जो इसका लेफ्ट हैंड साइड था, मतलब कि जो बायां पक्ष था, उसमें जितने भी तत्व थे वो क्या थे? आपके धातु थे। और इस तरफ जितने भी तत्व आते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और धातुओं और अधातुओं को कौन अलग करते हैं? तो ये जो व्हाइट बॉक्स वाले तत्व हैं वो क्या होते हैं? उपधातु हैं। मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण समाहित होते हैं उनको उपधातु कहते हैं, है ना। उनको ये जिगजैग वाले लाइन से अलग कर रहे हैं। देख लो, धातु के बाद में तुरंत अधातु कहीं भी नहीं है, मैच नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। तो ये ग्रुप नंबर 14 से लेकर 18, क्योंकि इसको समूह बोलते हैं, तो 14 से 18 तक के जो मतलब कि तत्व होते हैं, है ना, वो क्या हैं? आपके अधातु हैं। जिसमें से ये 18, जिसको जीरो ग्रुप का मेंबर या फिर क्या बोलते हो इसको, अक्रिय गैसों का जो समूह है वो भी क्या है? अधातु है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें लिखा हुआ है कि अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं। अधातुओं के भौतिक गुण का मतलब क्या होता है? वो दिखाई कैसे दिखते हैं, उनमें कैसी प्रॉपर्टी होती है। अब जो दिखाई देता है ना, उसी को भौतिक गुण कहते हैं। जैसे उसका रंग, उसका अवस्था, साइज़ कैसा है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई ड्रेस देखते हैं तो कैसा था, कैसा डिज़ाइन था, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही अगर हमने अधातु देखा तो वो है एक्चुअल में कैसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कुछ धातुओं से आप परिचय हैं, अधातुओं से ना, सॉरी, क्या है, देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही कैसी हैं? गैसीय हैं, ठीक है। अब गैस तो नहीं देख सकते, तो इसीलिए ये जो अधातुएं हैं उनको क्या किया गया? बहुत देर से ढूंढा गया। क्यों ढूंढा गया? क्योंकि ये कैसे थे? गैसीय रूप में थे, और गैसों को देख पाना या अलग कर पाना पहले जो जितने भी वैज्ञानिक थे उनके लिए क्या था? कठिन था। उसी के बारे में बता रहे हैं कि धातुएं जो होती हैं ना, वो ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में, तीनों ही अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। गैसीय में तो देख चुके हैं। द्रव अवस्था में क्या होता है? सिर्फ एक धातु होती है जिसका नाम क्या है? ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। तो ये याद रखना, द्रव अवस्था में एकमात्र धातु पाई जाती है जिसका नाम है ब्रोमीन, जिसको Br से दर्शाते हैं। और द्रव अवस्था में एक धातु भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातु, जिसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी को किससे दर्शाते हैं? Hg से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसी के बारे में बता, जैसे ये देखो लिखा है, जैसे ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कार्बन का अपरूप अधिकतम कठोरतम तत्व है। अब बात यहाँ पर हो रही है अपरूपता क्या होता है। अपरूपता का मतलब क्या होता है कि दिखाई सब अलग अलग देते हैं, लेकिन उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। मतलब कि भौतिक गुण है, मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सब अलग है ना, लेकिन जो उनके रासायनिक गुण होंगे वो कैसे होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। अब जैसे कि मान के चलो, मैंने आपको बोली ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है? ये जो पेंसिल की लीड है ये किससे बनी है? ग्रेफाइट। फिर बात होती है हीरा की, फिर उसके बाद होती है काजल की, और फिर बात होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, काजल के बाद है कोयला। अब बताओ, ये तीनों एक जैसे, चारों एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। कोयला काला है, काजल भी काला है लेकिन नरम है, ग्रेफाइट भी थोड़ा सा लाइट काला है लेकिन चमकता है, हीरा तो इतना महंगा होता है और वो तो इतना चमकता है, इसमें तो कालापन नहीं है। अब बोलोगे मैम ये तो सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बन है। ये कार्बन के क्या है? अपरूप हैं। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब भाई भौतिक अवस्था सबकी डिफरेंट है, अलग है, लेकिन सभी के जो रासायनिक गुण क्या है? एक समान है। मतलब इन सबको जलाने पर, क्या करने पर? सबको जलाने पर कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। क्यों? क्योंकि सभी में क्या उपस्थित है? कार्बन उपस्थित है। आया समझ में कि अपरूप क्या होता है, आघातवर्धनीयता क्या होती है,
अब यहाँ पर देखो, ठोस और धातुओं में अंतर करना संभव है, सही पता है। हमने धातुओं के बारे में पढ़ा है कि धातुओं में चमक होती है, आघातवर्धनीयता होती है, आवाज़ होती है, लेकिन अधातुओं में तो नहीं रहती है, कि कोयला पटकने से तो अलग वो हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। गंधक भी वैसे ही रहता है, तो इन दोनों को अलग करना क्या रहता है, ईजी रहता है। ठीक है। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक क्या मतलब क्या होता है, कि गर्म नहीं होती है। जैसे कि मैंने गैस में कोई चीज़ रखी तो वो गर्म होगी करके सोचूंगी तो गर्म नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गर्म भी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। तो स्थान तो मैंने अभी आप लोग को बताई हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, धातुएं होती है, बीच में अधातुएं होती, सॉरी उपधातुएं होती है, और इधर राइट हैंड साइड में ग्रुप नंबर 16 से 18 तक की क्या होती है, अधातुएं होती है, और उनके नंबर बहुत ही कम है कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ बोल रहे हैं इसको तुम लोग पढ़ना ना, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वही वही लिखा हुआ है। ठीक है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल अधातुओं द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि कुछ गुण धातुओं द्वारा दर्शाए जाते हैं, कुछ अधातुओं द्वारा। किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच लक्षण दर्शाते हैं। मतलब वही उपधातु, ये वाले बॉक्स, मतलब धातु और अधातु दोनों के समान गुण दर्शाते हैं, जिनको जिगजैग विकर्ण रेखा, यही ये दिख रहा है ना आपको, जिगजैग जैसा दिख रहा है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, उपधातु बोलते हैं। ठीक है। जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही क्या होते हैं, गुण रहते हैं। इसी को बता रहा है कि उपधातु होते हैं। और इसमें कौन कौन होता है, तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, एंटीमनी, नाम पूछा जा सकता है, पोलोनियम है। ठीक है। धातुओं की भांति ये सभी उपधातुएं ठोस होती है। बोरान और सिलिकॉन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, लेकिन कुछ अशुद्धियां मिलाने पर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बोरान और सिलिकॉन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, लेकिन अब अशुद्धियों की उपस्थिति में क्या करते हैं, चालकता दर्शाते हैं। ठीक है। और सिलिकॉन से क्या होती है, सौर सेल बनी रहती है, पता है ना आप लोग को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो, अधातुओं के अंतर्गत 14 का सदस्य कार्बन, वही मतलब 14 का सदस्य, 15 का सदस्य। अब इसी को देख लो, 14 में कौन है, कार्बन है, 15 में कौन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, 16 में कौन से सदस्य हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और क्या है आपके पास में, सिलीनियम है, 17 में कौन कौन से सदस्य हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होता है। अब फिर 18 के कौन कौन से सदस्य हैं, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन है, जिसमें से ये वाला जो ग्रुप का मेंबर रहता है, ये इसका पूरा आखिरी कक्षक पूरा भरा रहता है, इसलिए किसी भी क्रिया में क्या करता है, भाग नहीं लेता है ना। और ये जो रहता है वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण होता है, इसलिए इसमें अधिक ऋण विद्युतीय गुण को क्या करता है, दर्शाता है। ऐसी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में आज हम यहाँ पढ़ेंगे धातुओं अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। तो देखो, कार्बन सल्फर ऐसी दो धातुएं हैं जिनकी जानकारी प्राचीन काल में थी। कार्बन और सल्फर बात हो रही है ना, लेकिन उसको कार्बन और सल्फर के रूप में नहीं जानते थे। सल्फर को हम क्या बोलते थे, गंधक बोलते थे, और कार्बन को क्या बोलते थे, हीरा बोलते थे। ठीक है। तो आप देखो कि हजारों साल पहले भी हीरा था, महाराजा लोग ये पहनते थे, अच्छी अच्छी धातुएं पहनते थे, आप ये सब जानते हैं। ठीक है। इन दोनों अपरूपता का मतलब मैं तुम लोगों को पहले भी बताई हूँ, जिनके जो फिजिकल स्टेट होते हैं, मतलब जो दिखाई देते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। ठीक है। और ये पुराने अभिलेखों में मिलता है, किंतु इन्हें अलग अलग समय में अलग अलग पदार्थ माना जाता था। आधुनिक रसायन के विकास के साथ ये समझ बनी कि ग्रेफाइट, हीरा सभी क्या है, कार्बन है। क्यों है, क्योंकि जब इन सबको जलाया गया, हीरा को जलाया गया, कार्बन को जलाया, सॉरी हीरा को, ग्रेफाइट को, और उसके साथ में काजल को, और एक तो चीज़ और कौन सी है, ग्रेफाइट, ये पेंसिल की लीड है ना, और ये तो लिखा हुआ है एक और एक कोयला है ना। इन सबको जलाया गया तो इन सभी से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। इससे पता चला कि ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन के अपरूप हैं, क्योंकि सबको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है। इसे जलाने पर डाइऑक्साइड पर, इसलिए लवाइजिए, ये इंपॉर्टेंट नाम है, लवाइजिए ने दोनों दहन से सिद्ध किया कि दोनों तत्व क्या है, कार्बन के ही है, और सन 1789 में प्रकाशित तत्वों की तालिका में उन्हें कार्बन नाम से स्थान दिया गया। इसी प्रकार जो सल्फर की जानकारी प्राचीन काल में थी, लवाइजिए ने ही इसे सिद्ध किया यह तत्व है। और फास्फोरस के बारे में भी मध्यकाल में हैम्बुर्ग के नाम के व्यापारिक और हैनिंग ब्रांड ने की थी। ठीक है। मध्य काल तक गैसीय पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं थी। अब मान के चलो तुमको बोला जाएगा ऑक्सीजन, हमको पता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं
सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन ऑक्सीजन देखते हो क्या? चलो मैं ऑक्सीजन गैस देख के सांस लूंगी करके, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो वही बात हो रही है, क्योंकि गैसों को देख पाना ये क्या था, मतलब कि ईजी नहीं था। और सबसे पहली बात, उनको इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना भी क्या था, पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद समय के साथ साथ एक साइंटिस्ट आए, है ना, उन्होंने क्या हुआ, ये देख, हेल्स नाम के वैज्ञानिक ने एक ऐसा यांत्रिक ट्रक बनाया जिसमें क्या किया, गैसों को इकट्ठा करके रखा जाने लगा। ठीक है, उसी का उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया। उसके बाद में बाकी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी क्या किया, फिर गैसों को ढूंढना शुरू किया। और वैसे ही अधातुओं की खोज क्या हो गई, शुरू हुई। अधातुओं का गैसीय रूप क्या हो गया तुम्हारा, शुरू हुआ, बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अधातुओं की खोज में तेजी आई। सीले एवं स्वीडिश रसायनक थे जिन्होंने 1771 में फ्लोरीन और सन 1774 में क्लोरीन तत्व की खोज की। धीरे धीरे अन्य धातुओं की भी क्या हो गई, खोज हुई, क्योंकि सब ये गैसीय रूप में होती। क्योंकि अब मान के चलो, देखो जैसे कि वो क्लोरीन की ब्लीचिंग पाउडर है, जानते हो ना, जो मतलब कि जब बारिश होती है तो काई में वाइट कलर का पाउडर छिड़काव करते हैं नगर निगम वाले। अब उसमें से एकदम गंदी स्मेल आती है, उसमें कौन सी स्मेल होती है, क्लोरीन की तो स्मेल होती है ना। तो वो स्मेल को हम समझ सकते हैं ना, लेकिन दिखाई देती है कि स्मेल नहीं दिखाई देती है। तो वही सब बात हो रही है। ठीक है, अब बात आती है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, जो गैस किसी से क्रिया नहीं करती है ना, और जिनका जो आखिरी कक्षक रहता है वो क्या रहता है, फुलफिल रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस से प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती है, किंतु इनकी मात्रा अत्यंत अल्प होती है, मतलब थोड़ी होती है। इस कारण इनकी खोज में भी समय लगा। 1785 में कैवेंडिश ने वायु के कुछ प्रयोग किए। उन्होंने वायु से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को पृथक किया तो अज्ञात गैस के बुलबुले देखे, संभवतः आर्गन थी, किंतु उसकी पहचान नहीं कर पाए। इस नए तत्व के रूप में पहचानने में 100 से भी ज़्यादा साल लग गए, बता रहे। ठीक है, तो सन 1894 में रैमजे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि अक्रिय गैसों की खोज इन्होंने की थी। ठीक है, रैमजे और रैले नाम के दो वैज्ञानिक को देखा गया कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन घनत्व शुद्ध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है। घनत्व मतलब वही ज़्यादा जगह लेना वाला बात हो रही है। ठीक है, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायु में भी और गैस शामिल है। और कौन सा गैस था वो, आर्गन गैस नाम दिया था। और उसी के बाद में आर्गन गैसों की खोज हुई। अक्रिय गैस बोलते हैं जिसको, ग्रुप नंबर 18 में होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरह के खोजे गए, बता रहे हैं। ठीक है, और अधिकतर अधातुएं खोजी जा चुकी थी। अब है अधातुओं का रसायन। ठीक है, तो अधातुओं का रसायन में क्या बता रहे हैं कि जो आवर्त सारणी में अधातुएं जो है ग्रुप नंबर 14 से 18 तक स्थित है। ये देखो तुम लोग को बता रही हूँ, बार बार बताई थी, 14, 15, 16, 18, यही तो है ना। और यही 18 क्या है, अक्रिय गैस का ग्रुप है, बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर बात हो रही है कि उसके बाद में फिर क्या हुआ, विद्युत ऋणात्मक होती है। आपको पता है ना, मैंने आपको प्लस चार्ज होता है, मतलब जो तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान देता है, उस पर धन आवेश आता है, और जो ग्रहण करता है उस पर कौन सा इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब कि ऋण आवेश आता है। ये आपको मैं पढ़ाई हूँ, है ना। तो और इसको दाता बोलते हैं, इसको ग्राही बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो यही बता रहा है कि जो अधातुएं होती है, क्या होती है, अधातुएं, वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं करके। ठीक है, और इसके बारे में पूरा बताया गया है कि नीचे से विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, नीचे जाने पर घटती है और ऊपर में क्या रहती है, बढ़ती है करके। अब उसके बाद में देखो समूह 18, मतलब वही लास्ट वाला जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन आते हैं। इन लोग क्या है, अन्य को छोड़कर अन्य धातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बनाती है, ऋण आयन बनाती। क्यों बनाती, समझ आ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अथवा सहसंयोजी बंध बनाती है। आइए हम इन धातुओं की अभिक्रिया के बारे में समझे। तो सबसे पहले तो हो गया, ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है, धातु है, और ये सारी की सारी क्या है, अधातु है। क्या ये, अधातु। ठीक है, तुम लोग को समझने में ईजी होगा। तो ये मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सारे के सारे क्या है, धातु। और ये अधातु है ऑक्सीजन, सल्फाइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ये फास्फोरस। इन दोनों के क्रिया करने के बाद क्या बनता है, कोई ना कोई एक यौगिक बनता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कॉपर ऑक्साइड, इसको फेरस सल्फाइड, इसको मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फाइड बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है अधातुओं का आपस में किया। अब ये भी क्या है, अधातु है, और ये भी क्या है, अधातु है। तो ये दोनों जब मिलती हैं तो क्या बनाते हैं, क्लोराइड और ऑक्साइड बनाते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि गैसीय फॉर्म में है। फास्फोरस प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाए। ठीक है, अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। तो अब जो अधातु हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं तो क्या बनाए, ऑक्साइड बनाएंगे सीधे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या हुआ,
हुआ ये फास्फोरस ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि यौगिकों के सूत्र में कम विद्युत ऋणायन अधातु पहले और अधिक ऋणात्मक बाद में लिखी जाती है। मतलब कि जो ज़्यादा ग्रहण करता है उसको बाद में लिखते हैं और जो कम ग्रहण करते हैं उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए यौगिकों के सूत्र में इन्हें बाद में लिखा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रमुख धातुएं। भी लेट हो गए हैं, फिर भी इसको हम लोग शॉर्टकट में ख़त्म करते जाएंगे, है ना। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? एक धातु है और वो किस रूप में पाया जाता है? गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। किसी भी नए तत्व की खोज तभी मानी जाती है जब उसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है। और इसको कब प्राप्त किया गया? बहुत देर से किया गया। और इसको किसने किया सेपरेट? तो लवाइजिए ने किया। और हेनरी कैवेंडिश, यहाँ पर देखना, कैवेंडिश ने सबसे पहले इनको 1776 में दिया था कि ये एक गैस होती है, लेकिन उन्होंने उसका नाम नहीं रखा था। नाम किसने रखा है? तो लवाइजियर ने रखा है, ठीक है। और हाइड्रोजन नाम किसने दिया? लवाइजियर ने दिया, ठीक है। ये याद रखना। ब्रह्मांड में 93% क्या है? हाइड्रोजन है। हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस है। ये क्या होता है? अपरमाणु, मतलब एक है। जब यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपरमाणु होता है करके, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस और अत्यंत ज्वलनशील है। ज्वलनशील का मतलब क्या है? जलती है, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या करती है? जलने में सहायक होती है, जलती नहीं है। और हाइड्रोजन क्या होती है? खुद जल जाती है। इसलिए जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर क्या हो सकता है? ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ये बनाते कैसे हैं। हेनरी कैवेंडिश है, ये साइंटिस्ट है। इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन गैस को क्या किया था? खोजा था करके, ठीक है। अब हाइड्रोजन में प्रयोगशाला गैस कैसे बनाई जाती है? तो देखो, इसको मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। इसमें अगर एक एक लाइन पढ़ूंगी ना तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए तुम लोगों को ना चित्र, सबसे पहले चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र बनाना आ गया तो तुमको इसको लिखना अपने शब्दों में आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो चित्र, और उसके बाद में विधि, और उसके बाद में क्या होता है? उसका रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखो क्या क्या चाहिए? तो ये वुल्फ बोतल चाहिए, इसको थिसिल फनल बोलते हैं, इसको निकास नली बोलते हैं, इसको रबर पाइप बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है? परख नली होता है। अब इसमें क्या होता है? ये जो वुल्फ बोतल है उसमें तनु HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दानेदार जिंक को किससे दर्शाते हैं? HZN से दर्शाते हैं। दोनों को क्या करते हैं? इस बीकर में डालते हैं, ठीक है। और थिसिल कीप से क्या करते हैं? कोई चीज़ जो है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में गिराते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही गिराते जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं यहाँ पर, तो इससे एक गैस निकलती है। और इस गैस को इस नली से, रबर पाइप से होते हुए क्या होता है? ये ट्रफ से लेकर इसको, हाइड्रोजन गैस को इसमें क्या करते हैं? परख नली में ले लेते हैं। और इससे हमको क्या होता है? शुद्ध हाइड्रोजन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है कि जिंक प्लस NaOH एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक तनु ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे में ये क्या होना चाहिए? NaOH होना चाहिए। इसके मैं बुक मतलब कि तुम लोगों को ना फोटो सेंड कर दूँ। यहाँ पर NaOH नहीं है, HCl ही है, जिससे क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो बुक का मत करना, ये जो समीकरण है वो बुक का थोड़ा सा गलत दिया है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्रिया किससे हो रही है? HCl गैस से हो रही है, ठीक है। तो इसका मैं तुम लोगों को भेज चुकी हूँ फोटो, ठीक है। तो तुम लोग उससे करेक्शन कर लेना। अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण मतलब वो अगर दूसरे तत्वों के साथ में अगर रिएक्शन करता है, मतलब क्रिया करता है, तो क्या क्या होता है? तो यहाँ पर देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया। सोडियम भी धातु है, हाइड्रोजन भी धातु है, तो ये क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। हैलोजन से अभिक्रिया, तो ग्रुप नंबर 17 मतलब कि 17 और 18, तो जो ये 17 नंबर का ग्रुप होता है जिसमें क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं? हैलोजन, हैलाइड तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जब क्या होता है? इससे क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हैलाइड्स बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है FCl, Br, I, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हाइड्रोजन हो गया। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हैलाइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अपचयन का मतलब आपको पता है कि किसी भी तत्व से ऑक्सीजन क्या होता है? रिड्यूस होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, अपचयित हो गया। तो ये क्या बना? कॉपर बना। और क्या बना? जल, जो कि किस रूप में है? गैसीय रूप में है, ठीक है। अब इसके बाद ये साधारण है हाइड्रोजन के उपयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उपयोग तुम्हारे पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो धातु कर्म में ये सब में होता है। कार्बनिक रसायनों के
उत्पाद में भी आवश्यक है, मेथनॉल बनाने में होता है, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि औद्योगिक उत्पादन में, मतलब बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पर यूज़ करते हैं। वनस्पति तेलों के भी हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। ईंधन सेल में हाइड्रोजन के विघटन से क्या होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का पढ़ा ना, सेम एज इट इज़ नाइट्रोजन का दिया हुआ है, उसके बनाने की प्रयोगशाला विधि दी हुई है, उसके बाद में उसके रासायनिक गुण दिए गए हैं और उसके उपयोग दिए गए हैं। इसको आप लोग पढ़ोगे। ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि एक बार बताना मेरा काम है, नहीं देखते हो तो वो भी तुम्हारा काम, तुम्हारा ही काम है। ठीक है। देखते हो तो एडवांटेज मिलेगा, नहीं देखते हो तो तुम्हारी मर्जी। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी वही है, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है इसके बारे में पूरा दिया हुआ है। पहले ही बताई हूँ, डायग्राम अगर बनाना आ गया तो सब आ जाएगा। फिर उसके रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है और उसका उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। यही करना है, ये चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट।